हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम। स्टोन एज अपना कंप्लीट है, प्री हिस्ट्री का पार्ट। आईवीसी अपना कंप्लीट है पूरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द हिस्ट्री पोर्शन, और जहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वैदिक पीरियड। ठीक है। सो इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है स्ट्रैटेजी वाला, इसको पक्का से देख लेना, बिकॉज यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। बुक्स कौन सी आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस कर दी हैं। टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी हैं। सो ये देखो, प्री हिस्ट्री में बोला था कि रिटर्न एविडेंस ही नहीं मिले थे, तो इसमें आता था आपका स्टोन एज, ये अपना कंप्लीट है। प्रोटो में क्या देखा था कि रिटर्न एविडेंसेस थे पर उसका पता ही नहीं है कि लिखा क्या हुआ है, यानी कि डिसाइफर ही नहीं है वो चीज़, तो वो पार्ट था प्रोटो हिस्ट्री। और इसका एग्जाम्पल आ जाता था आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी अपना कंप्लीट है। नाउ वी आर एंटरिंग इन हिस्ट्री टुडे, जहाँ पे रिटर्न एविडेंसेस भी हैं अपने पास और वो डिसाइफर भी हैं, यानी कि हमें पता भी है क्या क्या लिखा है उसमें। तो एग्जाम्पल आ जाता है वैदिक पीरियड, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारा हिस्ट्री का हिस्सा आ जाता है। सो वेलकम। एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी, आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड में, तो आज इसी के बारे में हमें वहाँ पे डिटेलिंग करनी है। ठीक है, सो गेट रेडी, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और नोटबुक और पेन उठा लो अपनी, क्योंकि आपको भी साथ साथ में लिखना है। ऑल दो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम से मिल ही जाती है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डाल दी हुई है, तो यू कैन डाउनलोड एंड जस्ट रिवाइज अगर आपको लिखना नहीं है। ठीक है, चलो जी। सो अभी तक हमने टाइम स्पैन कंप्लीट कर लिया है 1900 BCE का। टुडे वी आर एंटरिंग इन 1500। अब देखो, जो आपका वैदिक पीरियड है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोल दिया अर्ली वैदिक पीरियड, या जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और दूसरे को बोल दिया लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब जो अर्ली वैदिक पीरियड है, अगर वैदिक पीरियड का टाइमिंग देखें तो 1500 टू 600, या कहीं जगह पे 500 भी लिखा होगा, इतने टाइम तक ये रहेगा। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो चलेगा 1500 से 1000 BCE तक, और दूसरा चलेगा 1000 से 500 BCE तक या 600 BCE तक। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे ऋग्वेदा कंपाइल हुए थे, अलॉन्ग विद दिस सामवेद भी कंपाइल हुआ, यजुर्वेद भी कंपाइल हुआ। बिकॉज ये फर्स्ट फेज में कंपाइल हुए थे, इसी वजह से इसको बोला जाता है त्रैविद्या, यानी कि 3 फोल्ड नॉलेज। त्रैविद्या किन किन को? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद काफ़ी बाद में लिखा गया, 1000 BC के बाद में लिखा गया, और ये माना जाता है कि ये लेटर वैदिक काल में लिखा गया था। इसी वजह से हमने 2 फेजेस में वैदिक पीरियड को डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब होता है नॉलेज ऑफ फायर प्रीस्ट। ठीक है, अग्नि पुरोहित की नॉलेज। ठीक है जी, तो ये 2 हिस्सों की वजह से हमने क्या किया, वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस पे फोकस करने से पहले आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन आते हैं, इस बार उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन आ गया था 2024, तो इस वजह से आपको ये जो लिटरेचर होता है ये पढ़ना ही पड़ता है। नाउ 4 वेदास हैं आपके पास। अब यहाँ पे हम ये फोकस नहीं करेंगे कि अर्ली की बात कर रहे हैं कि लेटर में, अभी जस्ट हम फोकस कर रहे हैं ऑन द वैदिक पीरियड। ठीक है, जो लिटरेचर इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले आते हैं आपके पास ऋग्वेद, फिर आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर एक वेद में 4 हिस्से होते हैं, यानी कि अगर मैं ऋग्वेद उठा लूँ तो इसमें 4 हिस्से होंगे। कौन कौन से? एक होगा संहिता, दूसरा होगा ब्राह्मणा, तीसरा होगा अरण्यकास, और चौथा होगा उपनिषद। वैसे ही अगर मैं सामवेद उठा लूँ, इसके भी 4 हिस्से रहेंगे। कौन कौन से? संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। वैसे ही यजुर्वेद उठा लूँ तो इसके भी कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। वैसे ही अगर अथर्ववेद पिक कर लूँ तो इसके भी क्या क्या आएंगे? सामवेद, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। अंडरस्टैंड? तो 4 पार्ट होते हैं हर एक वेद के। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको पहले याद रखनी है, दैट इज संहित। संहित के अंदर जितने भी हाइम हैं, जितने भी श्लोक हैं बेसिकली, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे श्लोक कहाँ पे आ जाएंगे? तो संहित के अंदर आ जाते हैं। हर एक वेद का जो 4 पार्ट्स में पहला हिस्सा है संहित, इसमें सारे श्लोक होते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेलिंग करेंगे हम। ठीक है, तो श्लोक नहीं याद करने आपने, बस ये पता होना चाहिए कि संहित के अंदर श्लोक होते हैं। अब बोला गया कि हर एक वेद के अगर 4 पार्ट हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला वेद है आपका ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद को पढ़ लेता था ना, तो उसका स्कॉलर हुआ करता था एक। ठीक है, मतलब उसने सारी चीज़ें पढ़ ली वेदा को लेके, उसको बोल दिया जाता था होत्री, मोत्री, या कई जगह पे लिखा होगा कोत्री।
तो ये स्कॉलर थे किसके? ऋग्वेद के। होत्री, मोत्री, कोत्री, दे वर द स्कॉलर ऑफ ऋग्वेदा। अब बोला ना कि हर एक वेद का ब्राह्मण भी होगा, तो ब्राह्मण में एग्जाम्पल आ जाता है ऐत्रेय और कौशितकी। तो ऐत्रेय और कौशितकी किसके ब्राह्मणास हैं? तो ये वेदास के ब्राह्मणास है। इसका एक उपवेद भी है जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। अब आयुर्वेद का भी एक स्कॉलर है जिसको बोलेंगे प्रजापति। क्या बोलेंगे उसको? प्रजापति। एक चीज़ अगर नहीं पता चल रही है आपको तो पहले ब्राह्मणा देख लो। यहाँ पे ब्राह्मणास होते क्या थे? यहाँ पे रूल्स बताए जाते थे, प्रोसीजर बताए जाते थे। कोई भी अगर सेक्रीफाइशियल सेरेमनी करनी होती थी तो उसके लेके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो कहाँ पे मेंशन है? ब्राह्मणास के अंदर। काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि कट्टर सोच के रहेंगे ये, यानी कि जो वेदास में लिखा है हु बहू वही चीज़ ये फॉलो करते चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब टाइम तो बदलता रहता है ना, पर ये ऑर्थोडॉक्स रहता है। और इसका इंपॉर्टेंट ब्राह्मण आता है सतपथा ब्राह्मणा, और ये बेसिकली यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें 100 सेक्रेड पाथ दिखाए गए हैं, ठीक है। और अरण्यकास फॉरेस्ट बुक हुआ करती थी। उस टाइम में जंगलों में भी तो लोग रहा करते थे, तो जंगल में एक टीचर हुआ करता था, उसके अंडर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते थे और ये बुक्स कंपाइल कर देते थे। तो ऐसी बुक्स जो कहाँ पे लिखी गई? जंगलों में लिखी गई। बेसिकली यहाँ पे आपको फिलॉसफी मिलेगी, क्योंकि देखो गृहस्थी से ये दूर है, सोसाइटी से ये दूर है, एक जंगल में ये लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका फोकस किस पे होगा? ज़्यादा फिलॉसफी के ऊपर। तो हर्मिट्स लिखा करते थे, ठीक है। जो टीचर होता है फॉरेस्ट में उसको बोलते हैं हर्मिट, और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे जंगल्स में, तो वो होते हैं अरण्यकास। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टू सिट नियर समवन, यानी कि टीचर के पास बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट। 108 है वैसे तो उपनिषद, पर उनमें से 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये आत्मा और ब्राह्मण की बात करते हैं, यानी कि सोल एंड ब्राह्मण, ठीक है। सोल और ब्राह्मण की बात करते हैं। फिलॉसफी देते हैं किस किस के बारे में? लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, बॉडी के बारे में, तो इनकी फिलॉसफी रहती है। इसके ऊपर आते हैं अभी डिटेलिंग में, पर एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर हर एक वेद के 4 हिस्से हैं तो उनका मतलब क्या क्या है। संहिता आपने देख लिया, श्लोक। ब्राह्मण में रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी अगर आपको सेक्रीफाइशियल सेरेमनी कंडक्ट करनी है। और अरण्यकास क्या थे? फॉरेस्ट बुक्स आ जाती हैं। हर्मिट्स लिखा करते थे और अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया करते थे। उपनिषद मतलब टू सिट नियर समवन, अपने टीचर के पास शिक्षा ग्रहण करना, तो दैट इज़ उपनिषद। नाउ कमिंग बैक टू दिस टेबल, तो सबसे पहले ऋग्वेद का स्कॉलर कौन था? होत्री, मोत्री, कई जगह पे कोत्री भी मिल जाता है। इसके इंपॉर्टेंट ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो एक से याद रख लो, एक। ए फॉर ऐत्रेय ब्राह्मणा, के फॉर कौशितकी। अब ये एक बार ही पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा, तो ट्राई करना इसको 2-3 बार रिवाइज करो, बार बार बोलो ऐत्रेय ब्राह्मणा, कौशितकी ब्राह्मणा, ऐत्रेय ब्राह्मणा, कौशितकी ब्राह्मणा, तो उससे थोड़ा सा आपको ये याद करने में ईजी रहेगा। नाउ वेदा का उपवेद भी होता है, तो वैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है दैट इज़ आयुर्वेद, और जो आयुर्वेद को पढ़ा था स्कॉलर था इसका जो, वो था प्रजापति, ठीक है। प्रजापति किसके स्कॉलर आते हैं? तो जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद पढ़ लेते हैं पहले। सामवेद को देखो, सामवेद में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब ऋग्वेद के श्लोक उठाए गए, इनको गाया गया बेसिकली, जैसे आपने मंत्र चैंट करते हुए सुना होगा पंडितों को, तो एक लहजे में गाते हैं, एक सिंगिंग फॉर्म में गाते हैं, तो उससे याद रख लेना गाथा, उदगाथा। तो उदगाथा किसके स्कॉलर हुआ करते थे? सामवेद के, ठीक है। और इसका ब्राह्मण कौन सा आ जाता है सामवेद का? वो आता है पंचविंशा। और इसके भी एक उपवेद रहता था गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है। बाद में तानसेन आएगा एक अकबर के दरबार के अंदर, तो वो भी गंधर्व वेद से उठा के गाने गाएगा। और नारद जो थे वो किसके स्कॉलर थे? तो सामवेद के थे। नारद का भी याद रह जाएगा, नारायण नारायण करते रहते थे और एक इंस्ट्रूमेंट उठाया होता था उन्होंने अपने हाथों में। तो बेसिकली सामवेद का आप देखोगे गाथा गाने की साउंड दे रहा है, गंधर्व गाने की, नारद गाने की, और पंचविंशा याद रख लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको युद्ध विद्या मिल जाती है, वाई फॉर यजुर, वाई फॉर युद्ध, ठीक है। और इसके जो स्कॉलर हुआ करते थे वो थे अर्धवार्यु। कौन थे? अर्धवार्यु। इसके 2 ब्राह्मण आते हैं, वो हैं एसटी, यानी कि सतपथा और दूसरा तैत्रेय। सतपथा ब्राह्मणा और तैत्रेय ब्राह्मणा, इन सभी ब्राह्मणों में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ऐत्रेय, कुशितकी, सतपथा, तैत्रेय, पंचविंशा, गोपथा, तो सबसे जो डिटेल्ड ब्राह्मण मिलेगा आपको वो किसका है? वो है सतपथा ब्राह्मण। किसके अंडर आता है? यजुर्वेद के अंडर आता है, ठीक है। इसमें 100 सेक्रेड पाथ दिखाए गए हैं। बोलते हैं ना अगर ये बीमारी हो गई है तो ये वाला पाठ करवा लो, तो वो सारे सेक्रेड पाथ कहाँ पे मिलेंगे आपको? तो यजुर्वेद के सतपथा ब्राह्मण के अंदर। सतपथा आ गया, तैत्रेय आ गया। उसके बाद धनुर्वेद उपवेद है। किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का है। स्कॉलर कौन आते हैं धनुर्वेद के? तो वो आते हैं विश्वामित्र,
विश्वामित्र किसके स्कॉलर हैं, तो धनुर्वेद के, ठीक है। तो धनुर्विद्या, युद्ध विद्या कहाँ पे मिलती है आपको, यजुर्वेद में। नाउ लास्ट वाला जिसको त्रैविद्या में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये बोला जाता है कि ये जो स्टार्टिंग के 3 वेद है ना, इनको भगवान की आवाज़ से लिखे गए थे ये, और जबकि अथर्ववेद बाद में ह्यूमन बींग्स ने लिखा था, ठीक है। सो अथर्ववेद के जो स्कॉलर आएंगे वो आएंगे ब्रह्मा। फर्स्ट पॉइंट, जो स्कॉलर हैं अथर्ववेद के वो कौन हैं, वो हैं ब्रह्मा। और ब्राह्मणा कौन सा आ जाएगा अथर्ववेद का, वो आ जाएगा गोपता ब्राह्मण। गोपता ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, तो इट इज़ ऑफ अथर्ववेद। एक बात आप याद रख सकते हो कि अथर्ववेद का ना कोई भी अरण्यका नहीं है, अरण्यका नहीं है, ये पॉइंट एडिशनल है थोड़ा सा, इसको याद रख लेना। इनका कोई भी फॉरेस्ट बुक नहीं मिलेगा आपको अथर्ववेद का बेसिकली। एंड उपवेद कौन सा आएगा, तो आएगा शिल्पवेद। शिल्पवेद किसका उपवेद है, अथर्ववेद का। इसके स्कॉलर कौन थे, तो विश्वकर्मा। ये टेबल नोट कर लो, पर ये आपको थोड़े दिन आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा ताकि ये टर्म्स याद रहें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नाउ जो लिटरेचर आपका फर्दर एसोसिएटेड है वैदिक पीरियड से, उसमें हम सबसे पहले ऋग्वेदा की बात करेंगे। यूनेस्को में भी ये एडिड है। फर्स्ट पॉइंट, कितने श्लोक इसमें मिल जाएंगे आपको, 1028। कितने चैप्टर्स हैं इसमें, 10 मंडल इनिशियली लिखे गए थे, बाद में और भी मंडल्स आपको मिल जाते हैं, पर हमें 10 मंडलों का पता होना चाहिए। जैसे मंडल 1 और 10 की बात करें, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 and 10 की बात हो रही है, 2 नहीं है, ठीक है, 10 और 1 की बात हो रही है। इसमें आपको पुरुषुक्ता हीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। पुरुषुक्ता हीम क्या था, आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी के फेस से, ब्रह्मा जी के बाहों से, ब्रह्मा जी के पेट से, ब्रह्मा जी की टांगों से, ब्रह्मा जी के पैरों से कुछ चीज़ें उत्पन्न हुई थी। वो क्या क्या थे, तो 4 वर्ण थे। पुरुषुक्ता हीम में आप क्या पढ़ते हो, 4 वर्णों के बारे में पढ़ते हो। सबसे पहला वर्ण आता है ब्राह्मण, जो मंत्र वगैरह चैंट करते थे उनको ब्राह्मण बोल दिया करते थे। सेकंड आता है क्षत्रिय, जो वॉरियर हुआ करते थे उनको क्या बोल देते थे, क्षत्रिय। वैश्य, जो ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे वो क्या आगे, वैश्य। तो पहले मंत्र, दूसरे पे वॉरियर्स बोल लो, एंड फाइनली तीसरा आपका वैश्य, जो ट्रेड वगैरह में और बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे, एंड शूद्र, जो इन तीनों की हेल्प करते थे, ठीक है ना। जो पुरुषुक्ता हीम था जिसके तहत आप 4 वर्ण पढ़ रहे हो ना, इसका मेन पर्पस था ऑक्यूपेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं था उस टाइम पे कि अगर ब्राह्मण का बेटा है तो वो भी ब्राह्मण बनेगा, वो वॉरियर भी बन सकता था, यानी कि एक क्षत्रिय भी बन सकता था। अगर उसको बिजनेस करना है तो वो वैश्य भी बन सकता था, और अगर वो सोचता था कि नहीं मुझे सबकी हेल्प करनी है तो वो शूद्र भी बन सकता था। मतलब ये कोई कास्ट नहीं थी, पहले कास्ट नहीं थी, बाद में इसमें कास्ट का रूप आ जाता है, पर पहले कास्ट नहीं थी। किसके बेसिस पे था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। अगर आपके पापा शूद्र थे तो आप चाहते हो कि मुझे मंत्र चैंट करनी है, तो आप क्या बन सकते थे, ब्राह्मण बन सकते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में आप देखोगे ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, पॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ अबाउट द 1 and 10। और ये जो मंडल नंबर 1 and 10 है ये बाद में ऐड हुए थे। तो 2 to 7 की अगर बात करूं, अब 2 to 7 की बात हो रही है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 की बात हो रही है। तो जो मंडला 2 to 7 है ये फैमिली बुक्स हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ के बारे में बात करी गई है। कौन सी फैमिलीज़, तो ऋषिज़ वगैरह की जो फैमिलीज़ हुआ करती थी। एग्जाम्पल वशिष्ठ आपने सुने होंगे, विश्वामित्र, अत्रि, तो इनके बारे में आपने सुना होगा। तो दीज वर द फैमिलीज़ दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द मंडला 2 to 7, 2 से 7 तक। उसके बाद आता है मंडल 8। मंडल 8 में कनव फैमिली के बारे में मेंशन करा गया है। आगे चल के आप एक और डायनेस्टी पढ़ते हो, कनव डायनेस्टी, उससे इसको कंपेयर नहीं करना, वो तो कुछ और थे, वो तो बिल्कुल ही निकम्मे आपको मिलेंगे। ये कुछ और फैमिलीज़ थी, तो कनव फैमिली के बारे में स्पेशली मंडल 8 में मेंशन करा गया है। मंडल 9 में आपको मिलता है सोम रस के बारे में, एक डिवाइन ड्रिंक इसको माना जाता है। बोला जाता है कि जो इसका प्लांट है वो कहाँ पे मिलता था, वो मिलता था जाके हिमालय पर्वत में, ठीक है। सो दैट इज़ द मंडला 9, सोम हिम। उसके बाद सर्वाइविंग रिसेंशन की बात करी गई है। सर्वाइविंग रिसेंशन क्या होते हैं, रिसेंशन का मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट बोल लो या अवशेष बोल लो, ठीक है, अवशेष बोल लो या पार्ट्स बोल लो। तो क्या होता था कि अब देखो, जब वेदा लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, तो एक टाइम होगा ना, उसको कंपाइल कर दिया कि बस इतने पेजेस इसमें ऐड होंगे। तो फिर बाद में जो चीज़ें एडिशन होनी थी उसके लिए एक और नोटबुक लगानी पड़ी, तो दैट इज़ नोन एज द सर्वाइविंग रिसेंशन या सर्वाइविंग पार्ट्स, जिनको अवशेष बोला गया। तो ऋग्वेद का सर्वाइविंग रिसेंशन कौन सा है, वो है शकल शाखा। शकल शाखा किसका सर्वाइविंग रिसेंशन है, ऋग्वेद का, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऋग्वेद। नाउ कमिंग टू द सामवेद। सामवेद के अंदर 1810 मेलोडीज़ हैं।
बोला जाता है मेजॉरिटी, आपने देखा ना 1028 हाइम्स किसके थे, ऋग्वेद के थे। तो बहुत सारे श्लोक सामवेद में यहीं से उठाए गए और उनको गाने की फॉर्म में ऐड कर दिया गया, एक लहजा उसको प्रोवाइड कर दिया गया। एक राग आता है दैट इज़ ध्रुपद राग। ये ध्रुपद राग तानसेन ने गाया था स्पेशली इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, नाउ सामवेद के भी बहुत सारे रिसेंशन हैं, अवशेष हैं, जैसे कि कौथुमा, जयमन्या, रनन्या। क्या क्या आ गया, कौथुमा, जयमन्या, रनन्या, कौथुमा, जयमन्या, रनन्या। ठीक है, जयमन्या इज तालवक्रा, इसको तालवक्र भी बोलते हैं। कौथुमा, जयमन्या, रनन्या, कौथुमा, जयमन्या, रनन्या, ये किसके आगे, सामवेद के रिसेंशंस आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू द यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बताई गई हैं, युद्ध विद्या मिल जाएगी आपको, और इसके अलावा परफॉर्मेंस करनी है, अगर आपको कोई सेक्रीफाइस करना है, एनिमल किलिंग करनी है किसी रिचुअल के पर्पज से, तो उसके प्रोसीजर कहाँ पे मिलेंगे आपको, यजुर्वेद के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके दो फॉर्म में इसको डिवाइड करा गया है। यजुर्वेद की आपको दो बुक्स मिलेंगी। फर्स्ट बुक मिलेगी आपको वाइट यजुर्वेद, जिसको शुक्ल यजुर्वेद भी बोला जाता है। दूसरी बुक मिलेगी ब्लैक यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद भी इसको बोला गया है। ठीक है, ब्लैक से याद रख लेना, थोड़ा सा कृष्ण जी को एसोसिएट कर लेना। तो दो बुक्स किसकी मिली, यजुर्वेद की मिली। क्या क्या नाम रखिए, शुक्ल यजुर्वेद जिसको वाइट यजुर्वेद भी बोल दिया गया, और दूसरी को बोला कृष्ण यजुर्वेद जिसको ब्लैक यजुर्वेद बोल दिया गया। अब शुक्ल या फिर जिसको वाइट यजुर्वेद बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ आपको मंत्र मिलेंगे। ठीक है, कोई भी सेक्रीफाइस आपको करना है तो उससे रिलेटेड मंत्र मिल जाएंगे। पर अगर कृष्ण में जाओगे तो यहाँ पे मंत्र भी मिलेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, यानी कि उस मंत्र का मीनिंग क्या है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द कृष्ण यजुर्वेद। दोनों के अपने अपने रिसेंशन हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला है जो शुक्ल है, वाइट है, उसके अगर अवशेष देखोगे तो दो मिलेंगे आपको। कौन कौन से, तो फर्स्ट रिसेंशन है आपका मध्यन दिना। मध्यन दिना इज द रिसेंशन ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा क्या है, कनव। कनव भी किसका है, रिसेंशन ऑफ यजुर्वेद। कौन सा यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। नाउ कृष्णा के चार आ जाते हैं, याद रहे ना रहे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि ये किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। तो एक आता है कत्थक, दूसरा आता है मैत्रेयानी, तीसरा आता है तैत्रिया, फिर आता है कपिस्थला। क्या क्या आगे, कत्थक, मैत्रेयानी, तैत्रिया, कपिस्थला। कत्थक, मैत्रेयानी, तैत्रिया और कपिस्थला। तो दीज आर द रिसेंशंस ऑफ व्हाट, ब्लैक यजुर्वेद। फिर आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कोई बुरी आत्मा आपको लगी है, एविल स्पिरिट, तो उसको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए मैजिक स्पिल्स चाहिए होंगे, चार्म्स चाहिए होंगे, तो वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, सारे अथर्ववेद में। मतलब वो जो भी ये जादू टोने की जो विधियाँ होती हैं वो कहाँ पे मिल जाती हैं आपको, तो इट इज़ इन अथर्ववेद। ठीक है, नॉन आर्यन वर्क किसको माना जाता है, और इसको फर्दर 20 कांड में या 20 बुक्स में डिवाइड कर दिया है, एंड 711 हाइम्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, 711 हिम्स आ जाएंगे इसमें। नाउ इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, रिजेंशन क्या क्या हैं, तो शनाका और पैपलादा। शनाका और पैपलादा ये किसके अवशेष हैं, तो ये अथर्ववेद के हैं, शनाका और पैपलादा, शनाका और पैपलादा। ठीक है, सो ब्राह्मण अरण्यकास उपनिषद ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। नाउ उपनिषद की थोड़ी सी डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी। सत्यमेव जयते आप सभी ने सुना है, तो वो हमने उपनिषद से ही उठाया है, दैट इज योर मंडको उपनिषद। किससे उठाया है, मंडको उपनिषद। तो उपनिषद से ही उठाया है किसको, सत्यमेव जयते को, यानी कि ट्रुथ ट्रायम्फ्स। ठीक है, तो सत्यमेव जयते मंडको उपनिषद। उसके बाद एक और उपनिषद आता है दैट इज छंदोग्य उपनिषद। आश्रम की आपने 3 स्टेजेस पढ़ी होंगी। ठीक है, 3 स्टेजेस पढ़ी होंगी, पर चौथी भी होती है, एक संन्यास भी होता है। यहाँ पे पहले आश्रम ही पढ़ लो चाहे से, यहाँ पे लिखे होंगे, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा इसमें नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, आश्रम की बात करें तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है 0 to 5 ईयर की जब इसकी एज होती है तब तो ग्रोथ हो रही होती है, इसमें कोई रोल नहीं होता। सेकेंड आता है 5 से लेके 25 तक, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, ब्रह्मचर्य 5 से 25। 25 से लेके आपका आ जाएगा 50 वर्ष, ये आ जाती है आपकी गृहस्थ्य, यानी कि अब अपना हाउस होल्ड देखो, बच्चे वगैरह पैदा करो, अपनी फैमिली को देखो, गृहस्थ्य, गृहस्थ्य। ठीक है, एंड फिर आता है आपका 50 से लेके 75 तक की उम्र। इसमें आपको बोल दिया जाता है कि वन में चले जाओ, वनप्रस्थ, और वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करो। और अगर मेडिटेशन से भी दूर जाना है तो हिमालय पर्वत पे चले जाओ, और जितनी भी आपकी आयु बची है उसमें आप क्या करोगे, संन्यास ले लोगे।
अब ये जो स्टार्टिंग का फेज़ है ना, ये 3 जो फेजेस हैं ये मैंशनड है आपके छंदोग्य उपनिषद में। कहाँ पे? छंदोग्य उपनिषद में। पर जो चौथा ऐड हुआ था ये ऐड करा गया था जबाला में। जबाला उपनिषद में कौन सा ऐड कर दिया गया था? चौथे वाला, संन्यास। पहले संन्यास नहीं इंक्लूडेड था, पर एक उपनिषद है आपका जबाला उपनिषद, उसमें बोला जाता है कि ये भी इंक्लूड कर दिया जाए, संन्यास भी इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है आपका? जबाला उपनिषद में। याद रखिएगा, इसको नोट कर लो साथ में। अच्छा, थे आश्रम लिखे हुए यहाँ पे कहीं पे दिखे तो? हाँ, ये थे। ब्रह्मचर्य 5 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वनप्रस्था 50 से 75, संन्यासा 75 से लेके आगे जितनी भी आपकी उम्र बची है। स्टार्टिंग में द्विजा मेल बोला जाएगा, ट्वाइस बॉर्न बोला जाएगा इनको, और ये छंदोग्य उपनिषद में आपको मिल जाएंगे। और जो संन्यास था ये जबाला उपनिषद में ऐड करा गया था। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, डन। तो ये 4 आश्रम थे, यही था इनके बारे में, याद रखिएगा। तो ये कहाँ से लिए? छंदोग्य उपनिषद से। 3 आश्रम शुरू के, ब्रह्मचर्य, वनप्रस्थ और गृहस्थ। गृहस्थ पहले आएगी, वनप्रस्थ है। 2 टाइप की मैरिजेस यहाँ पे मेंशन करी हैं, वन इज अनुलोम, दूसरी है प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब होता था कि जो मेल है ना, मान लो ये ब्राह्मण है, तो ये किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, ब्राह्मण से भी कर सकता है, क्षत्रिय से भी कर सकता है, वैश्य से भी कर सकता है, एंड फाइनली 3rd नंबर पे आ जाएगी आपकी शूद्र से भी कर सकता है। प्रतिलोम में क्या किया जाता था? फीमेल है, मान लो ये ब्राह्मण है और ये अपने से लोअर वर्ण में शादी कर रही है। ये बेसिकली लेटर वैदिक में आप पढ़ोगे चीज़ें ऐसी होने लग जाएंगी। तो ये क्षत्रिय से भी शादी कर सकती थी और वैश्य से भी शादी कर सकती थी, शूद्र से भी शादी कर सकती थी। ऋग्वेदिक पीरियड जब आप पढ़ोगे तो ये दोनों टाइप की मैरिजेस अलाउ थी कहीं ना कहीं। पर बाद में क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलने लगी वो अनुलोम को मिलने लगी। यानी कि लड़की अपने से नीचे वर्ण में शादी नहीं कर सकती थी, बट जो मेल था वो अपने से नीचे के वर्ण में शादी कर सकता था। तो अनुलोम जो था इट वॉज हाईली एक्सेप्टेड। अनुलोम को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, प्रतिलोम को रिजेक्ट करने लगे ये लोग बाद में। ठीक है, जबाला उपनिषद अभी बताया मैंने आपको, 4 आश्रम यहाँ पे मेंशन हो गए, यानी कि संन्यास को भी इंक्लूड कर दिया गया। देन त्रिमूर्ति के बारे में मेंशन है जबाला उपनिषद के अंदर, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जबाला उपनिषद में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? त्रिमूर्ति के बारे में मेंशन मिलेगा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कठोपनिषद के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओम का सबसे पहले मेंशन मिलेगा आपको, ओम। एंड यमराज जी की स्टोरी भी आपको कहाँ पे मिलती है? कठोपनिषद। बृहद्रयन उपनिषद, ये जो बृहद्रयन उपनिषद है ये सबसे बड़ा है और सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। इसके अलावा एक और उपनिषद आप याद रख सकते हो, दैट इज़ महा उपनिषद। तो हमने अभी G20 कंडक्ट करा था 2023 में 18th सेशन। तो G20 का 18th सेशन किसके पास था? इसकी अध्यक्षता इंडिया के पास थी। तो वहाँ भी हमने बोला था दैट इज़ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। तो ये कहाँ से हमने उठाया? ये हमने उठाया था फ्रॉम द महा उपनिषद। महा उपनिषद से हमने कौन सा उठाया था? वासुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे G20 का टाइटल था। ठीक है, थीम था बेसिकली, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड द वेदांता। वेदांता बेसिकली कई बार उपनिषद को ही बोल दिया जाता है, दैट इज़ एंड ऑफ वेदास, मतलब जो फाइनल एम था वेदास का वो अचीव हो चुका है। तो वेदांता को ही उपनिषद भी बोल दिया जाता है, क्योंकि उपनिषद बाद में कंपाइल हुए थे, लास्ट में कंपाइल हो रहे थे। ठीक है, सो एंड ऑफ वेदास इज नोन एज वेदांता। नाउ वेदांगा। अब वेदा पढ़ना इतना ईजी थोड़ी है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी मिलेंगी, बहुत सारे रिचुअल्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, इवन उसमें आपको ज्योतिष विद्या भी मिलेंगी, एस्ट्रोनॉमी भी मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे लॉजी करना पड़ेगा, ये ठीक कर लो। ठीक है, ज्योतिष विद्या भी आपको मिलेगी, आपको व्याकरण से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, ग्रामर मिलेगा, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेगी। सूर्य के बारे में जब बात करेंगे तो मेजरमेंट बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती हैं? वेदास के अंदर। तो क्या किया गया कि जब वेदों को पढ़ा गया तो वो चीज़ टफ ना लगे, तो उसके लिए एक वेदांग बना दिए गए। वेदांग वॉज लाइक एक हेल्प बुक की तरह एक्ट करेगा। वेदों के अंग इसको बोला जाता है। वेद मतलब वेद, एंड अंग मतलब लिम्स, आपकी बाजुओं और टांगे होती हैं ना, सारे काम यही करते हैं, तो उसी तरह से वेदांग बना दिए गए। पहला आता है शिक्षा। शिक्षा में फनेटिक्स आता है,
आप क्या चीज़ बोलोगे पढ़ाई के पर्पज़ से, वो सारी कहाँ पे आ गई, शिक्षा में आ गई, इसको फोनेटिक्स बोला गया। देन आता है कल्प। कल्प में आ जाएंगे सारे रिचुअल, जैसे किसी के बच्चा हो रहा है तो उसके लिए क्या रिचुअल आप कंडक्ट करोगे, कहीं पे शादी हो रही है तो उसके लिए क्या रिचुअल कंडक्ट करोगे, ठीक है। और लड़की अपनी मेंस्ट्रुअल स्टेज में एंटर इन कर रही है तो उसके लिए क्या रिचुअल कंडक्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे गृह सूत्र एंड ऑल कहाँ पे आते हैं, आपके कल्प के अंदर। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ज्योतिष विद्या आप पढ़ते हो, कुंडली एंड ऑल, वो सारी कहाँ पे आ जाएगी, ज्योतिष के अंदर। व्याकरण यानी कि ग्रामर आ जाएगा। अष्टाध्यायी बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ा था, पनिनी ने किया था, तो वो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर था अपने पास, ठीक है, अष्टाध्यायी। निरुक्त आ गया। निरुक्त वॉज लाइक डिक्शनरी, ठीक है, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, यू विल ओपन द निरुक्त। निरुक्त के अंदर आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग मिल जाएंगे, इटाइमोलॉजी या डिक्शनरी आप बोल सकते हो। फिर आएगा आपके पास छंद। मैथमेटिक रिलेटेड कोई टर्म आई, आपको उसका मीनिंग पता नहीं चल रहा तो उसको बोलेंगे छंद, मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुराण। पुराण के फर्दर 18 दो महापुराण मिलेंगे आपको, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, इस तरह से बहुत सारे आपको 18 महापुराण मिल जाते हैं। सारे नहीं याद करने, पर इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विष्णु पुराण। मौर्यन डायनेस्टी आप पढ़ोगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जी के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारी कहाँ पे मेंशन है, विष्णु पुराण के अंदर। मत्स्य पुराण आप जब पढ़ोगे तो सतवाहना एक आते हैं, पुलकेशिन 2 वगैरह आते हैं, तो उनके बारे में जब आप, सॉरी पुलकेशिन 2 बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, पुलकेशिन नहीं आते, वो चालुक्य थे। एनीवेज सतवाहनास के बारे पे भी फोकस करते हैं, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी वगैरह आएंगे इसमें, तो उनके बारे में कहाँ पे आपको डिटेलिंग मिलती है, मत्स्य पुराण के अंदर। 10 अवतार मिलेंगे विष्णु जी के, तो ये भी कहाँ पे मिलेंगे, मत्स्य पुराण। लग सकता है कि विष्णु पुराण के अंदर मिलेंगे, पर ये कहाँ पे मिले, मत्स्य पुराण के अंदर। एक आता है वायु पुराण, हवा वाला पुराण, इसमें आपको गुप्तास के बारे में डिटेलिंग मिल जाती है। इसके बाद अग्नि, नारद, स्कंद, ये सारे आपको फर्दर और पुराण मिल जाते हैं, 18 महापुराण। फर्दर बोला गया पुराणों के अंदर आपको 4 युगों के बारे में मेंशन मिलेगा। सबसे पहले सतयुग याद होगा, कलयुग भी याद होगा, त्रेता और द्वापर याद कर लो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग बिल्कुल डिवाइन फेस था, भगवान जी थे, मैल से ही बच्चे पैदा हो जाया करते थे, दैट वाज द सतयुग बेसिकली। देन कमिंग टू द त्रेता युग, रामायण याद होगा आपको। रामायण बोला जाता है कि त्रेता युग को रिप्रेजेंट करता है। द्वापर में बोला जाता है महाभारत। महाभारत किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली द्वापर युग को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है कलयुग, जिसमें हम आज रह रहे हैं, दैट इज़ द कलयुग, ठीक है। तो 4 युगों का मेंशन आपको पुराण में मिल जाएगा। उसके बाद 5 टॉपिक इन 4 युगों में डिस्कस करे गए हैं, मतलब हर एक युग में 5 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। इनको पंच लक्षण भी बोल दिया जाता है। पंच लक्षण किसको, दैट इज़ इन 4 युगों में जो 5 टॉपिक डिस्कस करे जाते हैं, इनको पंच लक्षण भी बोलते हैं। पहले आता है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है पहले हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। फिर आता है प्रतिसर्ग, क्रिएट हुआ, ख़त्म हुआ, दोबारा से क्रिएट हुआ, दैट इज़ रिक्रिएशन। पहले बना, फिर ख़त्म हुआ, दोबारा से बना, दैट इज़ रिक्रिएशन, प्रतिसर्ग। फिर आता है मानवांतरास। मानवांतरास यानी कि पीरियड ऑफ मनुष्य, बहुत स्टार्टिंग में, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको इमेज, इंपॉर्टेंट है वो इस वजह से। ये देखो, स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो मनुष्य के बारे में मैं बता देती हूँ। ये इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाली याद है ना, ये इमेज। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, मानवांतरास के अंदर, ठीक है। कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस आए, कैसे इरेक्टस आए, निएंडरथलनेसिस आए, सेपियंस आए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको, तो ये आपको मिल जाती है आपके कहाँ पे, तो जो अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं पुराणास के अंदर। पुराणास में जो पंच लक्षण हम पढ़ रहे हैं युगों के, कौन सा लक्षण हमने अभी देखा, तो दैट इज़ द प्रतिसर्ग, सॉरी मानवांतर। मानवांतर के अंदर आपको ये इवोल्यूशन मिल जाता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एंड उसके बाद मिलता है वंशा। यहाँ पे जनरेशन्स मिलेंगी, ऋषिज़ की, गॉड्स की, कैसे शिव जी थे, ठीक है, शिव जी के बच्चे आए, कार्तिक और गणेशा, तो वो जनरेशन्स बताएंगे। फिर आता है वंशाणुचरिता। यहाँ पे रॉयल डायनेस्टीज इमर्ज होती थी एक टाइम पे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो इनके बारे में डिस्कस करा जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 आश्रम आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। एपिक्स, रामायण पढ़ते हो आप, महाभारत पढ़ते हो, तो रामायण रिप्रेजेंट करता है त्रेता युग को, मैंने बता दिया ना ऑलरेडी। इसको कंपाइल किया गया था 400 to 300 BCE में, जबकि जो महाभारत को बोला जाता है कि ये 400 से 400 CE के आसपास कंपाइल हुआ था।
रामायण को कंपाइल किया वाल्मीकि जी ने। 7 चैप्टर आपको मिलेंगे जिनको कांडास बोला गया, 7 कांडास मिल जाते हैं। अराउंड 24,000 वर्सेस श्लोक इसके अंदर आपको मिलेंगे। सुंदरकांड सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रेता युग को रिप्रेजेंट करता है। सुंदरकांड का तो पाठ भी होता है घरों में, ठीक है। त्रेता युग को ये रिप्रेजेंट करता है। बाद में आप देखोगे बदाऊनी आएगा, एक बदाऊनी ने इसको ट्रांसलेट कर दिया था इनटू पारसी। पारसी में किसने ट्रांसलेट किया रामायण को? तो अकबर के टाइम पे बदाऊनी ने करा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं महाभारत में। महाभारत को कंपाइल कर दिया गया 400 BCE टू 400 CE, यानी कि जीसस जी का बर्थ हो चुका है उसके बाद की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ BCE से, और कब तक चलता रहा? 400 CE, तब तक कंपाइलेशन होती रही इसकी। उसके बाद किसने कंपाइल किया? वेद व्यास जी ने करा। 18 पर्व थे स्टार्टिंग में, इसमें कितने? 18 पर्व थे, 18 चैप्टर्स थे टोटल। आज आप देखोगे तो कितने इसके अंदर श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक मिल जाएंगे, 1 लाख वर्सेस मिलेंगे। भीष्म पर्व इसका इंपॉर्टेंट पर्व, इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। वो बेसिकली जब गीता भी कंपाइल होगी, भगवत गीता भी कंपाइल करी जाएगी, तो वो चीज़ याद रखना। वो कब होती है? भीष्म पर्व के दौरान। ये द्वापर युग को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखे ना आपने युग, तो त्रेता में रामायण आया, द्वापर युग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? महाभारत रिप्रेजेंट कर रहा है द्वापर युग को। बाद में एक अब्दुल रहीम आएंगे अकबर के ही कोर्ट में, ये इनके एक नवरत्न भी थे, तो ये इसको बाद में पारसी में कन्वर्ट करेंगे महाभारत को, और इसका नाम रख देंगे रज़मनामा। किसने कन्वर्ट किया? अब्दुल रहीम ने, रज़मनामा में। ये सारे 18 के 18 पर्व को कन्वर्ट कर दिया इनटू पारसी लैंग्वेज। किसने किया? अब्दुल रहीम। खाने खाना की उपाधि भी इनको मिलती है बाद में। बैरम खान याद होगा आपको अगर हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है। बैरम खान एटलीस्ट आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, तो वही थे ये। उनका जो बैरम खान था उनका लड़का था ये अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। सो रज़मनामा ये बना देते हैं पारसी लैंग्वेज में। भगवत गीता जो थी उसको ट्रांसलेट किया था दारा शिको ने। दारा शिको औरंगज़ेब का भाई आता है बाद में, बहुत ही सेक्युलर नेचर का था, तो वो कन्वर्ट करते हैं भगवत गीता को इनटू पारसी, ठीक है। सो ये एपिक्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द आर्यंस, यानी कि अब हम ऋग्वेदिक पीरियड को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज हम सिर्फ थ्योरीज तक देखेंगे, और जो ऋग्वेदिक काल कैसा रहा होगा उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो, आर्यंस का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है टू कल्टिवेट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आर्य एक एथनिक टर्म है, कल्चरल टर्म है, ठीक है, आपके कलर से एसोसिएटेड है। पूरे के पूरे आर्यन का मतलब है फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग, दैट इज सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आर्यंस का मीनिंग हमें क्लियर होता है। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज थी कि आर्यंस आए कहाँ थे। सबसे पहले थ्योरी आती है यूरोपियन थ्योरी, कि यूरोप वाले एरिया से आए थे। कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पे मेटर और पेटर बोलते हैं मदर और फादर को, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? मैत्री पितरी। तो ये वर्ड्स कंपेयर करेंगे और बोल दिया कि ये यूरेशिया वाले एरिया से आए हैं। यूरेशिया वो वाला पॉइंट है जहाँ पे यूरोप और रशिया आपस में मिल जाते हैं आके, ठीक है। तो मैत्री और पेत्री को जोड़ा गया किससे? मेटर और पेटर से। किसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था? सर विलियम जोन्स ने इसको सपोर्ट किया, मॉर्गन ने इसको सपोर्ट किया। तो ये दो सपोर्टर आ जाते हैं यूरोपियन थ्योरी के। फिर आती है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी में आप देखते हो एक बुक मिली है हमें, दैट इज़ जैन अवस्था। जैन अवस्था इज़ सेंट्रल एशियन बुक, जैन अवस्था। जब जैन अवस्था रखी एक तरफ वेदा रखे, तो हमने देखा कि वर्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं, बस एक फ़र्क मिलेगा आपको, एच और एस का। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कॉटन को सिंडॉन बोलते थे, बाद में हिंडॉन बन गया, उसी वजह से हिंदुस्तान बन गया। तो ये देखो, इनको ना एस बोलने में दिक्कत आती थी सेंट्रल एशियन लोगों को। जब एस बोलने में दिक्कत आती थी तो हम बोलते हैं असुर, ठीक है, असुर बोलते हैं ना हम डेविल को, तो ये बोलते हैं अहुर, एच बोलते हैं उसकी जगह, एस की जगह एच। वैसे हम बोलते हैं सप्त सिंधु, 7 नदियाँ, तो ये बोलते हैं हेप्टा हिंदू, ठीक है। तो ह बोलते हैं, स को ह बोलते हैं, तो इस वजह से नाम चेंज हो गया। ये जो सेंट्रल एशियन वाली थ्योरी थी, इसको किसने सपोर्ट किया? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर वॉज द सपोर्टर ऑफ सेंट्रल एशियन थ्योरी। बाकी और भी थ्योरीज आती हैं, जैसे आर्कटिक रीजन। कहाँ पे मिलता है आपको आर्कटिक रीजन? दिस इज़ योर अर्थ। ऊपर वाला जो सर्कल है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, नीचे वाला आ जाता है एटलांटिक वाला, सॉरी एंटार्क्टिक वाला, एटलांटिक बोल दिया, सॉरी एंटार्क्टिक, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल अगर आप देखोगे तो यहाँ से बोला गया कि इस तरफ से आए थे टुवर्ड इंडिया, आर्कटिक रीजन। क्यों? क्योंकि बुक से हमें पता चलता है, ये मेंशन करते हैं अबाउट द 6 महीने दिन 6 महीने रात, और वो कहाँ पे होती है चीज़? वो होती है आर्कटिक रीजन में। तो बाल गंगाधर तिलक इसके सपोर्टर हैं। इसके बाद आती है तिब्बत थ्योरी। तिब्बत थ्योरी जो थी ये लिखी गई थी
कि वेदास से हम पढ़ते हैं, तो वेदास किसने पढ़े? दयानंद सरस्वती जी ने पढ़े। वो बोलते हैं कि वेदास में मेंशन है तिब्बत के बारे में, तो मे बी ये जो आपके आर्यंस थे ये कहाँ से आए? दैट इज़ फ्रॉम द तिब्बत वाले एरिया से, ठीक है। दैट इज़ अनदर थ्योरी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सपोर्टर हैं तिब्बत थ्योरी के। फिर एक आती है इंडियन थ्योरी कि कहीं से नहीं आए ये बाहर से, ये अपने इंडियन ही है। तो क्योंकि इनका जो इमर्जेंस है वो संस्कृत का है, संस्कृत लैंग्वेज इन्हीं से इमर्ज हो रही है, और संस्कृत हम क्लासिकल लैंग्वेज मानते हैं इंडिया की। तो इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट की बेसिकली 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आएंगी। यहाँ पे आपको संस्कृत मिल जाएगी, और जब आप नीचे सदर्न पार्ट में जाओगे उड़ीसा में उड़िया मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तेलुगु मिल जाएगी, तमिलनाडु में आप देखोगे तमिल लैंग्वेज मिल जाएगी, मलयालम आपको मिल जाएगी केरला में, और ऊपर जाके कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज मिल जाती है आपको? दैट इज़ कन्नड़। तो ये बेसिकली 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल हैं। तो संस्कृत का ओरिजिन नॉर्थ वाले पार्ट में हुआ था, इसी वजह से एक इंडियन थ्योरी आ जाती है जिसमें बोला गया कि ये इंडिया से ही है ऑलरेडी, ठीक है। और कौन कौन इसको सपोर्ट करता है? तो AC दास हिस्टोरियन हैं, संपूर्णानंद और गंगानाथ झा, ये सारे इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। नाउ पूरा का पूरा जो हुआ सप्त सिंधु का इमरजेंसी हम करेंगे कल से स्टार्ट, मतलब अगले लेक्चर में। और अभी फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन क्या क्या चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो आज हमने स्टार्ट किया वैदिक लिटरेचर के साथ, जहाँ पे हमने देखा कि वैदिक पीरियड को हमने ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। एक आता है अर्ली या ऋग्वेदिक पीरियड, यहाँ पे आपको सोसाइटी बहुत सुंदर सी मिलेगी, ठीक है, सब बराबर बराबर सा लगेगा, इक्वालिटेरियन सोसाइटी मिलेगी। पर लेटर वैदिक में जैसे ही एंटर करोगे पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। तो 1500 से 1000 BC तक इसकी हमने बात कर ली। 4 वेदों के बारे में देखा, हर एक वेद के 4 हिस्से होते हैं। ये वाला चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सतपथा, एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। सतपथा ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। फिर हमने देखा ऋग्वेद के बारे में, 10 मंडल पढ़े, हर एक मंडल की कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस थी, हर एक वेद का कोई ना कोई पार्ट बचा था। सामवेद का ध्रुपद राग याद रखना है, ये कहाँ पे? तानसेन ने इसको गाया था अकबर के कोर्ट में। यजुर्वेद के बारे में पढ़ा, धनुर्वेद्या, सेक्रीफाइशियल, अगर आपको प्रोसेसेस अंडरस्टैंड करनी है, बुरी आत्मा आपको चिपक गई है तो उसको रिमूव करना है, तो अथर्ववेद से आपने पढ़ा। ब्राह्मणास के बारे में, अरण्यकास के बारे में, उपनिषद, महाउपनिषद याद रखिएगा। महाउपनिषद से हमने क्या उठाया था? वासुदेव कुटुंबकम। वेदांत आगे, वेदांग आगे, 6 वेदा के लिम्ब्स होते हैं, लिंग बोल दिया सॉरी, लिंग तो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लिम्ब होते हैं आपकी बाजुओं और टांगे, ठीक है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। उसके बाद पुराण देखिए, 18 महापुराण हैं, 4 युग पढ़े, 5 उसके अंदर लक्षण थे, 4 आश्रमों के बारे में हमने पढ़ा, एपिक्स देखे, फिर उसके बाद आर्यंस के बारे में अंडरस्टैंड किया, और थ्योरीज देख ली, यूरोपियन थ्योरी और सेंट्रल एशियन थ्योरी, आर्कटिक रीजन थ्योरी, तिब्बत थ्योरी, इंडियन थ्योरी, सब सिंधु कैसे इमर्ज होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन। PDF चाहिए होगी तो जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बट माई सजेशन इज़ कि ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।